मैं कॉलेज में पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, मतलब गांव में पूरा एक तरह से विरोध हुआ। जब मैंने पीएचडी करने की ठान ली थी तो मेरे गाइड, मेरी जो टीचर थी, उसी ने मना कर दिया कि तुम क्या करोगी पीएचडी करके। एक दिन पहले उन्होंने मना कर दिया, फॉर्म पे साइन नहीं किया। कि मेरा जो टीचर था वो चाहता नहीं था कि मैं संस्कृत पढ़ूँ। मुझे ये पता नहीं था कि ये क्यों नहीं चाहता। एक ऐसा समुदाय जो सफाई कर्मचारी का समुदाय है, जो अपने जीवन को केवल झाड़ू तक सीमित रखता है, इसके भी बाहर दुनिया है भाई। तो ऐसे ही ईंट पाथने का काम हम लोग करते थे ताकि हम फीस भर सकें। जिस तरह से गुजारी है हमने जिंदगी, तुम होते तो गुजर चुके हैं। एम एस टॉर्डन, इसमें सब कुछ है। ये गाथा है ये उस लड़की की जो आपके सामने बैठी। तो मेरे साथ प्रोफेसर कौशल पवार हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और जीवन संघर्षों से भरा है। हिंदी में इनका अपना जीवनी आई थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी बवंडर, और उसको अब अंग्रेजी में भी बवंडरों के बीच और एमिडिस्ट टोर्नेडो, जिसका जो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हुआ है, और आज हम लोग बुक फेयर में हैं। एक लंबा संघर्ष रहा है इनका और पता नहीं सी इज़ कंफर्टेबल और नॉट। ईंट भट्ठे से सफ़र शुरू होता है और आज वो इग्नू में बड़े पद पर हैं। मैम बताएंगे, अपना डिजिग्नेशन भी बताएंगे। हम लोग सिर्फ प्रोफेसर के तौर पे जानते हैं, और वो भी संस्कृत की। एक शेड्यूल कास्ट महिला, शेड्यूल कास्ट फैमिली में पैदा होना, जहाँ एजुकेशन के बैरियर्स लगे थे, घर में कोई नहीं था शायद जो ग्रेजुएट भी हो। वहाँ से सफ़र, जेएनयू का सफ़र, और उसके बाद आज इग्नू तक का सफ़र है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव है कि इस सफ़र में कितने सारे बवंडर आए होंगे, कितने सारे तूफान आए, और उसको कैसे इन्होंने सामना किया। वो बवंडरों के बीच आपकी किताब थी हिंदी, अब उसका एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन आ गया है। तो पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। और क्या कहेंगी वो तमाम रीडर्स जो इसको पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है कि ये कम से कम, अगर वो महिला हैं और ख़ासकर अगर वो शोषित वंचित समाज की महिला हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि उनको मजबूती मिले। देखिए, अंग्रेजी में प्रकाशित करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो हमारा जो भारत, ऐसा भारत जो हिंदी क्षेत्र में नहीं आता, एक तरह से गैर हिंदी क्षेत्र भी है, वहाँ पर भाषा एक तरह से या तो क्षेत्रीय भाषा काम करती है या अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशित करने का उद्देश्य यही था कि भारत के तमाम कोनों में जो हिंदी भाषा से इतर जो क्षेत्र है, और उसके बाद भारत के बाहर ग्लोबली, मतलब भारत के बाहर कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जापान, मलेशिया, इंग्लैंड, तो मैंने तमाम देशों की जो यात्राएं की। और जैसे कि आपने खुद ही बताया है कि पूरा जीवन संघर्षों से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर जाहिर सी बात है, फलक भी बड़ा बना, ग्लोबल फलक बना। मैं 2012 में यूएस से गई, तो वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि आप अपनी आत्मकथा को आपको लिखना चाहिए, ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा केवल जाने ना, बल्कि जान के कुछ सीखें। आपके जो जीवन में जो आपने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद जो एक सफलता प्राप्त की। देखिए, बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके रह जाते हैं वहीं पे। और तमाम हमारी आत्मकथाओं में भी आप देखते होंगे, बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गई हैं जिनमें उत्पीड़न दिखाया गया है, दर्द दिखाया गया है, पीड़ा दिखाई गई है। उन उत्पीड़न, दर्द और पीड़ा से बाहर निकल के आपने क्या मुकाम हासिल किया, ये युवा पीढ़ी सीखे। सफलता की कहानी भी जरूरी है। हमारी तकलीफों की कहानी तो बहुत पहले से लिखी जाती रही। उत्पीड़ित वर्ग की कहानी तो सब जानते ही हैं, लेकिन जब एक आदमी उत्पीड़ित होने के बाद लड़ते हुए, तमाम संघर्षों को करते हुए एक मुकाम हासिल कर लेता है, सफलता हासिल कर लेता है, तो ये मोटिवेशन का कारण बनता है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर डिप्राइव्ड सेक्शन की युवा पीढ़ी है, वो कई बार भटक भी जाती है, हार भी जाती है। मोबिलाइजेशन उस तरीके से नहीं हो पाता हम लोगों की तरफ से जो इन पदों पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैं साफ गोई से कह रही हूँ कि बहुत बार एक फाउंडेशन होने के नाते हम उनको मोबिलाइज नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। एक जहन में ये बन जाता है कि नहीं, कुछ नहीं होना, कोई बदलाव नहीं आना है, हम कुछ नहीं पा सकते, वो ठहर जाते हैं अपनी लाइफ में। ये आत्मकथा जो बवंडरों के बीच आई, इसका उद्देश्य जो एकदम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो ये कि ये कहानी केवल संघर्ष का दस्तावेज नहीं है,
मिलकर संघर्ष करने के बाद सफलता जो मिली है। सफलता जो मिली है, और सफलता भी ये मेरी व्यक्तिगत सफलता की तरह नहीं मैं इसको देखती, बल्कि इसको समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए भी सफलता देखती हूँ। अब देखिए, एक ऐसा समुदाय जो सफाई कर्मचारी का समुदाय है, जो अपने जीवन को केवल झाड़ू तक सीमित रखता है। उनको लगता है कि बच्चा पैदा हुआ, झाड़ू में नाम लिखवा देते हैं। म्यूनसिपल कमेटी में, दिल्ली के आसपास जहाँ हम वर्ल्ड बुक फेयर में बैठे हुए हैं, देश की राजधानी, यहाँ तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ में लोग काम करते हैं, और ऐसे ही एक अघोषित सा बना हुआ है कि बच्चा पैदा नहीं होता, नाम पहले लिखवा देते हैं झाड़ू वाला। तो इसके भी बाहर दुनिया है भाई, इसके बाहर भी तो आप जा सकते हैं। इसके बाहर जाने के लिए आपको ऐसे लोग जो मोटिवेटर बन सकते हैं। जिस कम्युनिटी से आप आती हैं वहाँ तो महिलाओं के लिए वो उसमें भी स्पेस नहीं है, पुरुष एकदम को ही काम मिलता है। पुरुषवादी मानसिकता वहाँ पर भी है, और वो भी लोग एक तरह से उन चीज़ों को, मतलब एक तरह से देखिए ना आप, जो करप्शन एक तरह से है इसी में भी, और उसमें महिला ज़्यादा काम करती है। उल्टा है, महिला ज़्यादा काम करती है सफाई कर्मचारी। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष भी काम करता है, लेकिन पुरुष काम करने के बाद आराम से घर आके बैठता है। कि इस वर्ग में भी महिलाएं और ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि पुरुष तो सारा दिन उसके साथ काम करके आया, रात को आके आराम से बैठेगा, लेकिन वो जो महिला है वो तो बच्चे को भी देखेगी, वो आपके लिए खाना भी बनाएगी। खाना अगर घर में नहीं होगा तो जो सफाई करके मांग के लाइए। सोशल इशू पर तो आप बोलते ही रहते हैं। आज हम लोग इस किताब पर बात करना चाहते हैं, आपके बारे में बात करना चाहते हैं। अभी आप इग्नू में पढ़ा रहे हैं। मैं प्रोफेसर हूँ अभी इग्नू में, और मेरा पूरा डेजिग्नेशन है डायरेक्टर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा होमवर्क बहुत आज मैं जल्दी में नहीं, मैं जानती हूँ कि नेशनल दस्तक के एडिटर से नहीं, बात करना, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसमें माफ़ी का काम ही नहीं है। आप हमारे नहीं, मैं सिर्फ प्रोफेसर जान रहा था, तो आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसी से सफलता आगे मैं एलिब्रेट कर देती हूँ। मैं प्रोफेसर इन संस्कृत हूँ और डायरेक्टर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ हूँ, और ये एक तरह से ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, और पूरा स्कूल मेरे अंडर में आता है। ये जैसे ही मैंने इग्नू में ज्वाइन किया था, उसके 1 साल बाद ही मैं डायरेक्टर। इससे पहले आप डीयू में पढ़ा रहे थे? इससे पहले मैंने डीयू में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में लगभग 13 साल तक। मैम, मैं आज सोशल इशू पर आपके बहुत सारे वीडियोज नेशनल दस्तक पर भी हैं, और आप इकलौती आदमी है जिसने मुझे कभी नहीं कहा कि ये वीडियो हटा दो मेरा। नहीं, असल में ना मुझे ये लगता रहता है कि ये जो किताब है ना, एमिस टॉर्डन, इसमें सब कुछ है। ये गाथा है ये उस लड़की की जो आपके सामने बैठी। तो मैं वही थोड़ा सा, मैं सोशल इशू पर तो हम लोग बहुत बात किए हैं, सोशल समाज की समस्याएं हैं। मैं थोड़ा सा आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये हरियाणा में पैदा हुए, शेड्यूल कास्ट फैमिली में भी जातियाँ हर कम्युनिटी में बटी हुई है। बाबा साहब ने जाति खत्म करने की कोशिश की, वो भी वाल्मीकि समाज में। फिर वहाँ से ये संस्कृत में आपने पीएचडी की, प्रोफेसर ज्वाइन किया। इसको थोड़ा अगर बता सकते हैं तो बताइए, कैसे सफ़र शुरू हुआ? देखिए, बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, हालांकि तमाम प्लेटफॉर्म पे ये पता भी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आज बताऊंगी। वो ये कि मेरी बैकग्राउंड जो है, मतलब मेरा पूरा आसपास का वातावरण अनपढ़ है, माँ बाप दोनों ही अनपढ़ थे, और मेरे भाई भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पहला भाई मेरा बड़े वाला जो है वो 9वीं पास है। आप अपने घर की पहली ग्रेजुएट हैं? अब नहीं, पहले हैं? आज मतलब मैं ग्रेजुएशन कह रहा हूँ, शुरुआती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहली ग्रेजुएट। अभी भी परिवार में पहली ग्रेजुएट? अभी नहीं, अभी मेरी भतीजी दोनों ग्रेजुएट हो चुकी हैं। अच्छा, मेरी दोनों भतीजियाँ ग्रेजुएट हो चुकी है। मेरा भतीजा भी आज अच्छे मुकाम पे है, कनाडा में काम कर रहा है, और आगे पीढ़ी अब मोटिवेट। ठीक है, आप पहली ग्रेजुएशन कैसे शुरुआत ये हुई कि मेरे चाचा जो थे, उनको एक तरह से बहुत था कि कुछ ऐसा है जो हम लोग अलग हैं, मतलब हम लोग औरों से अलग तरह से देखे जाते हैं। तो उनको उनके जीवन में एक तरह से ये घटा कि जब वो एक तरह से रास्ते में जा रहे थे, तो उनको कहीं जाना था सफ़र करने के लिए, तो उन्होंने बस में ड्राइवर से पूछा कि ये बस कहाँ जाएगी। तो ड्राइवर ने बड़े बदतमीजी तरीके से उन्हीं की भाषा में ये कहा कि दिद्दे फूट रहे हैं तुम्हारे, जब बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पढ़ लो जाके कहाँ लिखा हुआ। तो उस वक्त उनको बहुत एक तरह से अंदर से फील हुआ। बस ये सोचा, उनको कहा भी नहीं, सोचा कि अगर मैं आज पढ़ा लिखा होता तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त उन्होंने ये ठाना कि मैंने तो जैसी अपनी ज़िंदगी बिताई है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं इस लायक ज़रूर बनाऊँगा कि वो किसी से ये ना पूछें कि बस कहाँ जाए।
तो वो दिन था कि उन्होंने हम तीनों बच्चों को पढ़ाया। अब वो अलग बात थी, मेरे भाई बड़ा वाला ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। आपके चाचा ने तय किया? मेरे चाचा ने, जिसको मैं पिता, मतलब जो मेरे फादर थे, मेरे फादर को हम चाचा कहते हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। मेरे फादर को मैं चाचा कह रही हूँ, तो मैं चाचा ही बोलती हूँ। चाचा ने ये डिसाइड किया, फिर चाचा ने स्कूल में भेजना शुरू किया। मतलब फादर को पढ़ाया। चाचा कहती है, मतलब इसका भी कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, बस बेसिकली आम भाषा में कहें, जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, वो पिता बोलता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म है ना। जो अनपढ़ ओ, लोग हैं वो चाचा बोलते तो उस पूरे इलाके में इस तरह की हैं। हाँ, चीजें हैं। हाँ, ऐसा है। आप हरियाणा से मैं हरियाणा में कैथल सोनीपत, जिले से राजौंद कैथल गांव से में हैं। है। बहुत सामाजिक रूप से आज भी पिछड़ा हुआ इलाका। फिर वहां से आपने हाई स्कूल पास किया गांव से? वहीं से गांव का मेरा 10वीं तक का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था। 12वीं तक का स्कूल लड़के और लड़कियों का था। ये भी एक बड़ा कैसा बवंडर अनुभव था स्कूल वाला? बहुत कड़वा अनुभव रहा स्कूल में। हाई स्कूल का बात हाई पूछ रहा स्कूल हूँ। की बात कर रही हूँ। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ वर्दी मिलती थी स्कूल से, कपड़ा वर्दी मिलती थी आसमानी रंग की, ग्रे कलर की, ऐसा, हाँ इससे थोड़ा ठीक सा है, डार्क। हाँ हाँ। और वही सिला के हम लोग पहनते थे। हम्म। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि जो दूसरे जो लड़कियां थी वो पहनती थी गुलाबी रंग का, जैसे आपके शर्ट का कलर है या मेरा शर्ट का कलर है। गुलाबी शर्ट होती थी और वाइट पजामी, मतलब सलवार होती थी और वाइट दुपट्टा। लेकिन जो स्कॉलर्स, जो उसमें जो हमें स्टाइफंड में जो वर्दी मिलती थी वो ब्लू होती थी, तो दूर से पता चल जाता था कि ये बच्चे स्टाइफंड वाले हैं। स्टाइफन मतलब मतलब शेड्यूल इस वर्ग कास्ट से, हैं या बैकवर्ड हाँ, हैं इस वर्ग से हैं। जिनको स्कॉलर स्टाइफन मिल ये रहा है? स्टाइफंड मिल रहा है, ये वर्दी का कपड़ा, वहीं वर्दी का कपड़ा मिलता था, इनफैक्ट पैसे भी नहीं मिलते थे। वहां से आपने हाई स्कूल किया? कपड़ा मिलता था, उस कपड़े से हम लोग वर्दी सिलाते थे। और उस वर्दी से मुझे बड़ी चिढ़ होती थी, क्योंकि दिक्कत ये होती थी कि उस वर्दी की वजह से हम लोग अलग पहचाने जाते थे। हालांकि ज़्यादा नहीं थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी सरोज, जो मेरे साथ पढ़ी स्कूली। कितनी लड़कियां होंगी आपकी कम्युनिटी की? 2 ही थे हम लोग, मैं थी शेड्यूल और कास्ट सरोज 2 थी। या सिर्फ वाल्मीकि 2, समाज से 2? सिर्फ सारे ही 2, बस 2? सिर्फ 2 ही लड़कियां फिर थी। वहां से ड्रॉप आउट नहीं हो पाई आप, कॉलेज तक नहीं, कैसे पहुंच वो गए? तो उनका तो हो गया था, सरोज का तो ड्रॉप आउट हुआ, मेरा नहीं हुआ। कॉलेज कैसे पहुंच गए? मैं कॉलेज में पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। मतलब गांव में पूरा एक तरह से विरोध हुआ। चाचा को गांव एक में तरह विरोध से- हुआ? बिल्कुल। बाकी लोगों का या सिर्फ सबने, आपके समाज ने किया? नहीं, मेरे समाज ने तो किया ही किया, दूसरे वर्ग वालों ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो लड़के और लड़कियां कि इकट्ठे पढ़ते हैं, बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्या कर रहा है जयपाल, तू अपनी लड़की को समझाता नहीं है, अच्छे उसको कुछ सिलाई कढ़ाई का काम सिखा। तो दिल्ली आ गई सीधे 10+2 करने या नहीं डिस्ट्रिक्ट टाउन नहीं में? नहीं, मैंने, देखिए मेरा सफ़र आपको थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा। मैंने 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की मेरे गांव से, राजौंद गांव से, कैथल ज़िले में पड़ता है। बीए मैंने की कैथल ज़िले से, आईजी कॉलेज से। फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए किए। फिर मैंने करनाल डीएवी कॉलेज से बीएड किया। फिर मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। उसके बाद मैं जेएनयू में आई हूँ पढ़ने के लिए। ये एक बड़ा टर्न होता है। कोशिश होती है कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड हैं तो उनको एमए करने के बाद बीएड करने के लिए ज़्यादा फोर्स करते हैं टीचर, ताकि आप टीचर बन जाओ, पीएचडी की सीट मत लो। नहीं, ये देखिए उस वक्त मतलब ये वाली फोर्स तो किया नहीं, गया होगा। सुनिए, ये वाली जो है ना, ये आप बहुत बाद की बात कर रहे हैं। बाद की मतलब आगे बढ़ते हुए 21वीं सदी की। मैं जिस दौर की बात कर रही हूँ, वहाँ इसका तो मतलब ही नहीं था, पढ़ने का ही सवाल ही नहीं था। बीएड तो बाद लेकिन की जब बात है। आप एमए कर रही होंगी तो बहुत लोगों ने समझाया होगा ना, कुछ लोग कह भोला, नहीं, कुछ लोग देखिए, अपना जैसे बनकर समझाना- कहते हैं कि पीछे चले जाओ, क्या कर रहे हो, नहीं, नौकरी कर लो। वो मुझे एमफिल में समझाया। मैं तभी तो कह रही हूँ ना, समय का फर्क है। आप एडवांस वाले समय की बात कर रहे हैं। एमफिल में क्या कह रहे थे बोलो? एमफिल में मैंने जब अपना पीएचडी करना चाहा, मेरी जो गाइड थी उसने मेरा एमफिल का बदलवा भी दिया था, पूरा का पूरा टॉपिक, बल्कि तो ये कह के कि मैं अपने अंडर में पीएचडी करवाऊंगी। मेरा एमफिल डेस्टिनेशन तैयार था। उसने कहा नहीं, मेरे अंडर में अगर पीएचडी, उन्हीं की सीट खाली थी, मेरे अंडर में अगर आपको पीएचडी करनी है तो ये विषय ले लो आप, और इस विषय के साथ पीएचडी करो। जब लास्ट डेट, जैसे कल पीएचडी का एडमिशन होना है, एक दिन पहले उन्होंने मना कर दिया, फॉर्म पे साइन नहीं किया। ये कहा कि यार मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे घर की स्थिति क्या है, तुम कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, कहीं पढ़ाई की करो, क्या करोगे तुम पीएचडी करके? पीएचडी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलना, क्या 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 कर क्या लूँगी पीएचडी करके? अगर नहीं करती उसने तो? मना कर दिया उन्होंने साहब। आपको पता है, आप अगर ये मोड़ ना आया होता तो मैं जेएनयू से पीएचडी नहीं करती। उस वजह से आपको जेएनयू आना पड़ा? उसकी वजह से नहीं, उन्होंने जो मुझे जख्म दिया, दर्द दिया एक तरह से। मेरा जो सपना, मेरा नहीं था केवल, मेरे चाचा का सपना था, जो चाहते थे कि मैं ऐसी डिग्री हासिल करूं जो किसी के पास नहीं। उनको नहीं पता पीएचडी क्या होती है, वो चाहते थे कि सबसे बड़ी डिग्री करूं।
मेरे अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ था उन्होंने कि मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना है। धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि सबसे ज़्यादा कौन सी पढ़ाई होती है, पीएचडी होती है। तो पीएचडी मेरे लिए केवल डिग्री नहीं थी, बल्कि मेरे चाचा का सपना था। जब मैंने पीएचडी करने की ठान ली थी, तो मेरे गाइड, मेरी जो टीचर थी, उसी ने मना कर दिया कि तुम क्या करोगी पीएचडी करके। तो मैं 3 महीने तक बिल्कुल एकदम, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल निराश हो जाना। लेकिन उसके बाद फिर डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में चली गई। मुकेश ने बहुत कोशिश की मुझे निकालने की वहाँ से, मैं नहीं निकल पाई। क्योंकि मुकेश से शादी से पहले भी मैं यही कहती थी कि मुझे तो पीएचडी करना ही करना है। तब तक नौकरी नहीं कर रही थी आप? नहीं, मैं नौकरी नहीं कर रही थी, मैं बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं प्राइवेट लिया? स्कूल में पढ़ा रही थी। अच्छा, पढ़ा रही थी। पढ़ाते ये पढ़ाते ईंट मैंने भट्टे गुजारा वाली किया। बात क्या है? देखिए, वो है मेरे ग्रेजुएशन की। जब मैं बीए कर रही थी मेरे गांव में, फीस ज़्यादा होती थी पढ़ाई उसकी, ग्रेजुएशन की ना, तब हम लोग घरों में काम करते थे पहले। घरों में काम करने से गुजारा नहीं हो पा रहा था, फिर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते थे। तो हमारे यहाँ मेरे गांव में भट्टा लगाया हुआ था किसी ने, तो ईंट पाथने का काम था। तो देखिए, मैंने कहा ना, मेरे चाचा की जो लगन थी, मेरे चाचा ने मुझे एक तरह से ये कूट कूट के डाल दिया था मेरे जहन में कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, फीस भरनी है तो हम काम करेंगे दोनों मिलकर। पापा क्या करते? दिहाड़ी मजदूरी, दोनों दिहाड़ी मजदूरी करते थे, माँ भी और चाचा भी। दोनों तो दोनों लोग। तो जब मेरी फीस भरनी होती थी, मेरे चाचा कहते थे कि क्योंकि पैसे की जरूरत होती थी ना फीस में, तो काम छोड़ के मैं, मतलब अपने स्कूल में से छुट्टी लेके, अपने कॉलेज से छुट्टी लेके, मेरे चाचा माँ के साथ नौकरी दिहाड़ी करने जाती थी, उनके साथ काम करने जाती थी। तो ऐसे ही ईंट पाथने का काम हम लोग करते थे ताकि हम फीस भर सकें। फिर जेएनयू में कैसे आने का? जेएनयू में असल में मेरे, जब मैंने कहा ना, जब मैं एमफिल कर रही थी, मेरे टीचर ने मना कर दिया, तब बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। तो मेरे एक साथी, एक तरह से कह सकती हूँ आज मैं उनको, प्रोफेसर थे डॉक्टर हिम्मत सिंह रत्न। उन्होंने कहा कि एक दरवाजा अगर बंद हुआ तो दूसरा दरवाजा भी खुलेगा। खटखटाओ, खटखटाना नहीं पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा पूरा, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, प्रयास करो। तो मुझे फूलबदन जी जेएनयू के प्रोफेसर थे और मालाकार जी प्रोफेसर थे, एक प्रोग्राम में टकराए। उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, तुम क्या करती हो? मैंने कहा, सर ये ऑटोबायोग्राफी में सारा मैंने लिखा, इसलिए बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा, नहीं कुछ तो करती हूँ। तो फिर मुझे पहले थोड़ा गुस्सा सा आ रहा था क्योंकि अंदर से भरा हुआ था। फिर मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे करके मेरा पीएचडी में नहीं। उन्होंने कहा जेएनयू में अप्लाई करिए। मैंने फिर जेएनयू में अप्लाई किया। हालांकि जेएनयू में आना मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने उनको भी यही कहा था, मैं सर यहाँ एक दिन पहले मना कर दिया, छोटी सी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन कैसे हो सकता है पीएचडी में, और वो भी संस्कृत में। उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए तो सही, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने खूब मेहनत की, एंट्रेंस दिया आपने? उसमें एंट्रेंस था? खूब मेहनत की, खूब बड़ा इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। हम लोगों का 4 का ही सिलेक्शन हुआ ऑल ओवर इंडिया से। तो ऐसे करके मैंने पीएचडी। ये कुछ खास बात जो आपकी जीवनी में है जो बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बाधाएं तो आएंगी ही, और अगर आप इस समाज से हैं, खासकर दलित समाज से, और दलित समाज में भी वो समाज जो अभी गिना ही नहीं जा रहा, अनकाउंटेड, मतलब जिसको कहेंगे आप ट्राइबल्स, या ये कहिए कि डेहा कम्युनिटी, बागड़ी लोहार कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी, डोम कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है ना, बिल्कुल दलितों के नीचे, दलितों में भी जो नीचे हैं, जातियां हर जगह बना दी गई हैं। कैटेगराइजेशन तो है ना हमारे यहाँ, बिल्कुल एकदम कैटेगराइजेशन, संस्थानीकरण की प्रक्रिया तो है ना, उसमें ये जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी अगर निराश होकर घर बैठेगी तो कुछ नहीं हो सकता उनका। तमाम, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, अधिकार दिए, केवल एससी के एक वर्ग के लिए तो अधिकार नहीं दिया, उन्होंने तमाम जातियों के लिए दिया, एससी एसटी ओबीसी। अब उन अधिकारों का इस्तेमाल कौन करेगा फिर? उन अधिकारों का इस्तेमाल तो तब होगा ना जब लोग उस लायक बनेंगे, संघर्ष करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो दे दिया आपको संविधान, संविधान में आपको राइट्स दिए हैं, उन राइट्स का इस्तेमाल करने का तरीका तो आपको ही लेना ना। आप ही अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरा ये जो लिखने का जो उद्देश्य भी है, बल्कि वही है कि अगर एक व्यक्ति भी मेरी इस आत्मकथा को पढ़ के आगे बढ़ के, लड़के समाज से, और खूब मेहनत करके आगे बढ़ के अपना समाज में योगदान दे पाए। देखिए, मतलब इस किताब से मतलब संघर्ष करने की ताकत मिलती है, न केवल संघर्ष करने की बल्कि सफल होने की भी। इसमें तो कौशल पवार की सफलता की कहानी है। बिल्कुल, एकदम सफलता की कहानी, सफलता तक पहुंचने की कहानी कही है।
सफलता तक पहुंचने की कहानी। बवंडर बहुत सारे हैं, एमएस टोरेंस पूरा चारों तरफ से आज भी है, आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपने अब उसके फॉर्मेशन चेंज होते गए। पहले ग्रामीण स्तर का एक तरह से दिक्कतें थी, मुसीबतें थी, समस्याएं थी, उत्पीड़न था, वो एक समय था। अब लेकिन आज कैसा शहरीकरण का आप भी आज दुनिया देख रही हैं, आप लंदन अमेरिका लगातार आप टूर पर भी रहते हैं, दुनिया लगभग आपने देखा है, आधी दुनिया में कहूँ तो कोई गलत नहीं जी। होगा। और अब क्या महसूस करती हैं कि अब समाज को क्या कहना चाह रही हैं अब इस मुकाम पर आके इस सफल मैं इसको सफल कैरियर के लिहाज से भी सफल कहूँगा, आपका पर्सनल लाइफ भी सफल है, सोशल कंट्रीब्यूशन भी कर रही हैं, दुनिया भी देख रही हैं, सामाजिक रूप से बहुत सफल हैं, तो क्या कहेंगी कि खासकर महिला वंचित समाज की महिला हो या शोषित वंचित समाज के लोग हों, उसको क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, समस्याओं की परवाह मत करिए, समस्या तो आएंगी ही। कोई भी काम अगर करना चाहता है कोई भी, सबसे पहले समस्या ही आती है उसके सामने। कोई किसी को थाली में परोस के नहीं देता, मुझे भी नहीं दिया गया था तो सामने वाले को भी थाली में परोस के कभी नहीं मिलता। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपकी आवाज़ आपको 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 सामने वाले को, अगर सामने वाला गलत है तो उसको झुकाना गिव है, अप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, और झुकाना है सामने वाले को। निराश भी नहीं होना। आपको अपनी तर्क से, आज वैचारिक रूप से जिन लोगों के साथ मेरे मतभेद हैं, उनसे भी अपनी मैं बात आंखों में आंखें मिला के कहती हूँ और वो इससे सहमत होते हैं। अगर मेरे से वैचारिक रूप से भी भिन्नता रखते हैं, मैं भी उनसे वैचारिक रूप से भिन्नता रखती हूँ, लेकिन एक मंच पे आके जब उनको मैं समझाती हूँ कि असली सच्चाई ये है। संस्कृत ही चुनने की कोई वजह थी? संस्कृत चुनने की कोई खास वजह नहीं थी, बस एक उस वक्त का एक जिद थी। हरियाणा की छोरी हूँ, जिद तो करूँगी ही। जिद ये थी कि मेरी जो सहेलियाँ थी वो सारी संस्कृत पढ़ रही थी, अपर कास्ट की सहेलियाँ थी। आस पड़ोस की, जो मेरी आस पड़ोस में तो थी ही नहीं, जो क्लास में जो सहेली बन जाती हैं, जिनको उनको भी नहीं पता ना, मतलब जाति कोई पैदा, मतलब उनको भी तो धीरे धीरे पता लगता है कि हम ऊंचे हैं और ये नीचे है, सिखाता है ना उनको भी समाज। आखिर बच्चा तो वही, वो उनका वो भी तो ऐसे संस्कृत पैदा लेने की कोई ऐसी वजह नहीं ऐसी थी, कोई ठोस वजह नहीं थी। लेकिन उस समय के जो लेकिन उस वक्त के माहौल में मेरी सहेलियां थी, वो सारी संस्कृत पढ़ रही थी, मुझे ड्राइंग पढ़ने के लिए दी गई थी। मैंने कहा कि मैं ड्राइंग पढ़ लेती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं कभी नहीं, ये भी हुआ संस्कृत और शेड्यूल कास्ट ये भी कभी नहीं, रास्ते ये में बाद में, रास्ता आया ये बाद में आया। कि आप क्यों पढ़ेंगे नहीं, संस्कृत? मैं वही कह रही हूँ ना कि मेरा जो टीचर था वो चाहता नहीं था कि मैं संस्कृत पढ़ूं। मुझे ये पता नहीं था कि ये क्यों नहीं चाहता। 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को थोड़ी पता हो कि ये क्यों नहीं पढ़। मेरे घर में मेरे सारे अनपढ़ लोग, उनको क्या लेना देना इंग्लिश से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, उनको तो पता ये ही थी नहीं। डॉक्टर कौशल पवार और जेएनयू से इन्होंने पीएचडी किया, बहुत सारी संस्कृत धारणाएं। में, हाँ, मैं धर्मशास्त्र में बताऊंगा। शूद्र। वर्ण कुव्यवस्था में आप शूद्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वर्ण कुव्यवस्था कह रहा हूँ, मनुस्मृति के हिसाब से। अब वो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के हिसाब से ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी किया, आज प्रोफेसर हैं डॉक्टर कौशल पवार। जो वर्ण कुव्यवस्था थी उसको बाबा साहब ने कहा खत्म हो जाना चाहिए, जाति व्यवस्था कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं मानता, उसके हिसाब से ये अनटचेबल थी, लेकिन आज मैं पंडित हूँ। और आज पंडित का मतलब विद्वान हाँ व्यक्ति होता हाँ है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ प्रोफेसर कौशल पवार थी और बड़ी मुश्किल से महामना हासिल की थी पंडित प्रोफेसर डॉक्टर शिप। कौशल पवार थी। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में वो ताकत है जो सारी वर्जनाओं को तोड़ता है, सारे रास्ते खोलता है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कोशिश कीजिए और इस किताब को एक बार पढ़िए। और हमारी तकलीफ़ें, खासकर इस देश में महिलाओं की तकलीफ़ें तो बहुत लोगों ने लिखा है, अब लोग अपनी सफलता की कहानी भी दर्ज करा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, इंस्पिरेशन है वो। और इसीलिए मैं इस बातचीत को आगे इतना लंबा खींच के लाया हूँ कि निराश मत होइए, हताश मत होइए। और प्रोफेसर डॉक्टर कौशल पवार आपके सामने जीता जागता मिसाल हैं कि उन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है, आगे भी एक बड़ी सफ़र अभी पूरा आसमान बाकी, अभी लंबा सफ़र है उनका, लंबी नौकरी है, लंबा सोशल अचीवमेंट है, दुनिया देखा उन्होंने। और एक उनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई है, इसको पढ़िए ज़रूर। और ख़ुद उन्होंने लिखा है, हिंदी में भी है वो बवंडरों के बीच, और अब अंग्रेज़ी में भी आई है और ग्लोबली वो पहचानी जाती हैं। और अंग्रेज़ी में बहुत ज़रूरी था ये आना, अंग्रेज़ी पर खास ध्यान दीजिए। संस्कृत में भी पीएचडी कर रहे हैं तो अंग्रेजी बोलना आपका जरूरी है। मैं बहुत कोशिश कुछ करूंगी। ऐड ऑन करेंगे हाँ, आप? बस अंत में ये कहूँगी आपके शब्दों में ही, जिस तरह से गुजारी है हमने ज़िंदगी, जिस तरह से गुजारी है हमने ज़िंदगी, तुम होते तो गुजर चुके हैं।
चलिए, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो ये हम दोनों प्रोफेसर कौशल पवार और नेशनल दस्तक की बातचीत थी इंटरनेशनल बुक फेयर से। और इनकी किताब की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेज़न पर है ये, और ये किताब छापी है अनंत प्रकाशन ने, अनंत प्रकाशन। और हिंदी में कहाँ से बवंडरों है? के बीच, और दोनों यहीं से छपी है। बवंडरों के बीच प्रकाशित की है संजीव चंदन ने दी मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन से। अच्छा। और इंग्लिश में अमेजो टोर्नेडोस किया है अब अनंत प्रकाशन वाली समस्या दूर हुई या अभी भी? नहीं ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अच्छी है। पहले बहुत प्रकाशक भी जाति देखते थे, लेकिन अब नहीं, डाइवर्सिटी आई है। मेरे लिए पॉजिटिव ये रहा कि संजीव चंदन जी नहीं, वो तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की किताब ही छापते हैं। लेकिन अनंत चौहान, लेकिन जी अब ये भी देखिए, अनंत चौहान जी मेरे साथ ही आइए, इन्होंने तुरंत ये कहा मुझे कि आप लाइए, आप जब कहेंगे छापते हैं। नहीं, ये बर्जनाएं टूटी है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बर्जनाएं टूटी है। और अब प्रकाशक की भी कमी नहीं है। तो पढ़िए, लिखिए, बोलिए। बाबा साहब ने कहा है कि जो आप अपने काम को आप उसको किताबों का शक्ल दीजिए। चपर से शुरुआत हुई है, सम्राट अशोक ने सारे शिलालेख लिखवाए थे, तो बहुजन समाज को अपनी कहानी भी खुद ही कहनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ये अभी अंग्रेजी और हिंदी में तो आ ही चुकी है, उर्दू में प्रकाशित होने जा रही है, और पंजाबी में अनंत चौहान जी ही छाप रहे हैं। चलिए, नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से आपको फ्रेंच में होने जा रही है, और इतालवी भाषा में, मराठी में, फ्रेंच और इटालियन, फ्रेंच, गुजराती, मराठी और पंजाबी और उर्दू। शीघ्र ही आप सबके सामने बहुत बहुत बधाई। और दस्तक पे फिर से बैठूंगी मैं। जी। तो आप इस किताब को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए कि कौशल पवार की सफलता, प्रोफेसर कौशल पवार की सफलता उनकी सफलता नहीं है, ये समाज को आईना दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आईने में दोनों तरफ आप देख सकते हैं। एक स्याह पक्ष भी है जिससे वो सफ़र करके निकली हैं, और एक सफ़ेद पक्ष भी है जो आज अचीव कर रही हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।